एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तारीख बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अंतःवैयक्तिक कौशल, अवधान व स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, प्रतिबौद्धिक और गतिक कौशल। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के भी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का जो है हिस्सा है? अंतःवैयक्तिक कौशल, ये संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कौन से कारक हैं जो बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? बहुत अच्छे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आंसर दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, आनुवंशिकता कारक हो गया, भौतिक वातावरण हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो गया। ये तीनों कारक बच्चों के विकास को निर्धारित भी करते हैं और प्रभावित भी करते हैं। तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं। कथन तर्क वाला प्रश्न है। यहां पे कथन ए है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क आर है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बताइए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, तो यहां पे दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों आपके गलत हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? दोनों की कोई भूमिका नहीं है, या परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, या समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका, या दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो यहां पे दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पांचवें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदीगामक अवस्था? बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो इस क्लास को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना और भी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेना। जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग इस समय करिए, समय नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है वो बच्चा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या वयस्कों से कम होती है, या वयस्कों से बेहतर होती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो है वयस्कों से क्या होती है? तो वयस्कों से जो है गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई, 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पे कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में
व्यक्तियों का मानना है कि नियम में जो है आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की ने किस सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है? व्यवहारवादी सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सूचना के प्रसंस्करण सिद्धांत या मनोगतिकी सिद्धांत में? बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो यहां पे लेवाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए 9 का जवाब दीजिए यहां पे कि निम्न में से क्या लेवाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज पाएंगे। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए, या बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, या बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए निम्न में से क्या लेवाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को जो है खोज पाएंगे। नहीं भाई, ठीक है, ये अपेक्षा नहीं रखनी है। इनाम देने चाहिए, इनाम को बढ़ावा नहीं देना है। सजा नहीं देनी है। यहां पे बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी है। ठीक है, तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत अच्छा प्रश्न है कि रोमा जसप्रीत को एक जो है क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? पाढ़, अनुकरण, अधिगम, बहुबुद्धि, संज्ञानात्मक द्वंद्व। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। जवाब दीजिए सब लोग। इशारे देकर किसी चीज को बताना वो पाड़ कहलाता है। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन तर्क वाला प्रश्न है। कथन ए है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क आर है बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। भाई पूर्ण रूप से आपको नियंत्रण में नहीं रखना है बच्चों को। ठीक है, और यहां पे भी वही नियंत्रण की बात की जा रही है। ठीक है, बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं, बच्चों को नियंत्रण में नहीं रखना है। ए और आर यहां पे दोनों आपके गलत हैं। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, या शारीरिक गति संवेदात्मकता वाले बुद्धि हैं, या अंतः व्यक्तिक बुद्धि वाले हैं, या भाषाई बुद्धि वाले हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे तो यहां पे तर्क गणितीय बुद्धि हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगा? जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। यह प्रश्न भाई बहुत रिपीट होता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? पहला है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। दूसरा है यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। तीसरा है यह मूल्यांकन को सीखने का
हिस्सा मानता है। चौथा है यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है इसमें? तो केवल ये दोनों हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। इसे टैग वर्ड की सहायता से आप सॉल्व कर सकते थे। यहां पे जैसे पृथक्करण था, डर था। ठीक है, चलिए 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय की सूचनाओं के मात्र प्रत्यक्ष को? आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय की सूचनाओं के मात्र प्रत्यक्ष को? ये वाला कि समाज में लोकतांत्रिक आदर्श को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आपका चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, या उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए, या उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं, या प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए? इससे सरल प्रश्न पूरी क्लास में आपको नहीं देखने को मिलेगा। बताइए। क्या आपको हतोत्साहित करना है सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए? नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, क्या आप पढ़ाई करने के लिए नहीं कहेंगे? नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्या आप जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहेंगे? नहीं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग, पृथक्करण, नकारात्मक भेदभाव, नामीकरण। यह भी बहुत सरल प्रश्न है, बताइए। देखिए तीनों आपके नेगेटिव हैं, तीनों सहयोग को छोड़कर। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है सहयोग। ओके, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? बताइए। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाए जाएं। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाए। उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, स्वालीनता। तो पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो डिस्ग्राफिया होगा। चलिए रचनात्मकता क्या है? बताइए 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रचनात्मकता क्या है? बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, लंबे गद्यांश को जो है रटने की क्षमता, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग? रचनात्मकता क्या है? तो रचनात्मकता जो है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता है। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक रचनात्मक
परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव टैग वर्ड यहां पे ढूंढिए कौन सा है इसमें। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। यहाँ पे सक्रिय आपका पॉजिटिव था, ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो भाई, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, सराहना पाने के लिए काम पूरा करना, साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। बताइए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, यह है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। दूसरा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 23 का जवाब दीजिए सब लोग। कथन तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। कथन ए है यहां पे कि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क आ रहा है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है यहां पे ए की, तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महारत उन्मुखी विद्यार्थी सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं या मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, या बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं, या कोई लक्ष्य तय नहीं करते, या अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही है महारत उन्मुखी विद्यार्थी के बारे में? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे केवल महारत उन्मुखी विद्यार्थी के बारे में जो आपका सही है ये वाला, कि सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, साथ ही अपने सीखने को सुधार करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद भी लेते हैं। तो पहला चौथा यहाँ पे सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 25। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नजरअंदाज करना चाहिए, या प्रश्न पूछने पर उन्हें सजा होनी चाहिए, या प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या आप नजरअंदाज करेंगे? नहीं। उन्हें सजा देंगे? नहीं। अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए। प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोत्साहित आपका जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उनमें किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते, या उनमें बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, या उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते, या खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का? विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, नहीं। उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखते हैं, नहीं, सीख ही नहीं पाएंगे। उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, नहीं। खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, तभी विद्यार्थी प्रभावी तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन चौथा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 27। बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। या उदाहरण है एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। परंपरागत कक्षा का, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। या एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के लिए अन्य तरीकों को जानकारी नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो केवल इसमें पहला वाला सही हो जाएगा आपका, साथ ही तीसरा वाला। ठीक है, तो पहला तीसरा ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए। तर्क आर है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। सरल प्रश्न है ये भी, दोनों गलत हैं आपके। ठीक है, दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए 29 का जवाब दीजिए। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, या संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, या मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग। देखिए यहां पे हतोत्साहित काट दो, याद करने पर नहीं ध्यान देना है। संसाधन के लिए प्रावधान करने चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, उच्च क्रम से निचले क्रम, जटिल से सरल। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त हो जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी ये क्लास कैसी लगी, फीडबैक भी आप जरूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।